गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संयोग कुमार राजपूत सुकरात आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस आरओएआरओ 2016 प्री और मेंस की। पिछले वीडियो में मैं आपसे प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर चुका हूं। आज की बात हमारी होगी मेंस परीक्षा पे कि कैसे हम मेंस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें जिससे कि हम आगामी परीक्षा में एक सीट पर हमारा नाम लिख जाए। ठीक है, बात करते हैं। आज सबसे पहले कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, जो 13 सितंबर को हुआ है, और इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद हम मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो मुख्य परीक्षा की कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में मुख्य परीक्षा को निकालने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम उस पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी 13 सितंबर को एग्जाम हुई है प्रीलिम्स की, उसके कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 361 सीटें हैं इसमें, ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जब तक आयोग द्वारा इसकी अंतिम कट ऑफ नहीं आ जाती है तब तक तो सारे कयास ही हैं। मेरा भी इसी प्रक्रिया में एक कयास ये है कि लगभग 120 से 22 तक हमारी कट ऑफ इस परीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, अब क्यों जानी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे ज्यादा जानी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे इससे कम जानी चाहिए। ठीक है, उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन इतना तय है कि अगर आप 120 122 के रेंज में हो, और ये कट ऑफ में जनरल की बात कर रहा, इसमें मैं ओबीसी का तो आपको पता ही है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल के बराबर ही जाती है, लेकिन और जो कट ऑफ है SC ST और या महिला की, तो उसमें काफी वेरिएशन होता है, ये सब आपको पता है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, तो 2017 प्रीलिम्स की कट ऑफ भी 122 गई थी, और 2016 का भी मेरा अनुमान है कि 120 से 22 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की कि मुख्य परीक्षा का हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। प्रथम पेपर में जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जनरल स्टडीज में 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। उसका सिलेबस देखते हैं कि सबसे पहले सामान्य विज्ञान, फिर भारत का इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, और ये दोनों भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद में करंट अफेयर्स। ठीक है, और उसके बाद में सामान्य बौद्धिक क्षमता, फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। प्रीलिम्स में जो भी जीएस का सिलेबस है वही डिट्टो सिलेबस मेंस में है, कुछ भी अलग नहीं है। इसी वजह से आपने सिलेबस में भी देखा होगा, उसमें लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा जैसा। ठीक है, तो जीएस का सिलेबस वही है जो आपने प्रीलिम्स में दिया है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हमारा पेपर है होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। ये पेपर 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, और इसमें परंपरागत हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका हम सिलेबस देखते हैं कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, फिर पत्राचार,
पत्राचार में 3 टाइप के पत्र पूछे जाते हैं इसमें, शासकीय एवं अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, पारिभाषिक, शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है। और इसमें तीसरी चीज जो पूछी जाती है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, और उसके बाद में आपका कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाता है 10 नंबर का। इसमें यहां पे मैं आपको ये और बताता चलूं कि कौन सी चीज कितने नंबर की पूछी जाती है। ठीक है। तो किसी गद्यांश का शीर्षक जो है, शीर्षक 3 नंबर का पूछा जाता है, सारांश जो है 6 नंबर का पूछा जाता है, और फिर इसमें 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये व्याख्या 12 नंबर की पूछी जाती है। अब बात करते हैं सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये 15 नंबर का आता है। और जो पत्राचार आते हैं तो 3 टाइप के पत्राचार होते हैं। पहले ग्रुप में शासकीय एवं अर्धशासकीय है, इन दोनों में से एक आता है जो कि 8 नंबर का होता है। फिर दूसरा कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र में भी तीनों में से एक पूछा जाता है, यह भी 8 नंबर का होता है। और फिर तीसरा ग्रुप जो है विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, यह भी 8 नंबर का होता है। तो ये टोटल मिला के हमारे 24 नंबर के पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे पारिभाषिक शब्दावली की। तो शब्दावली ये 5 आती हैं, सिलेबस में आपने देखा होगा। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, और ये 10 नंबर का आता है। ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी से अंग्रेजी ये भी 5 शब्द हैं, और ये भी 10 नंबर का है। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्ति, केवल 5 शब्द, और ये भी आपका 10 नंबर का है। अब बात करते हैं जो लास्ट है कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें कभी 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आ जाते हैं, और कभी जो है 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसका नंबर सेम रहता है 10 नंबर। तो इस तरीके से अगर हम ये टोटल की बात करें, परंपरागत हिंदी की बात करें, तो हमारा ये टोटल आप जब करोगे तो ये 100 नंबर का जो है आप देखोगे। ठीक है। तो परंपरागत हिंदी हमारा 100 नंबर का है। अब इसके बाद में हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा पेपर जो हिंदी का होता है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का, इसमें 5 टॉपिक हैं। एक्चुअली जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, बस उसमें एक शब्द हमारा हट जाता है, एक टॉपिक पर्यायवाची शब्द। तो इसमें विलोम शब्द 6 शब्द आते हैं, तो ये 12 नंबर के आते हैं। ठीक है। फिर है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी 6 शब्द आते हैं, 1-2 नंबर का, ये भी 12 नंबर का। और फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी 6 शब्द आते हैं, तो ये भी 12 नंबर के होते हैं। और फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये भी 6 शब्द होते हैं, ये भी 12 नंबर के होते हैं। अगला विशेष एवं विशेषण, कहीं पे आपको मात्रात्मक अशुद्धियां मिलेंगी, ये थोड़ा मिस्टेक है, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। विशेष एवं विशेषण ये भी आपका 6 शब्द, ये भी 12 नंबर का। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो हिंदी है वो आपकी 60 नंबर। ठीक है। तो ये आपका 60 नंबर का हो गया। तो हिंदी इस तरीके से परंपरागत हिंदी और ऑब्जेक्टिव हिंदी दोनों मिला के 160 अंक की आती है, और जिसमें आपको 2.5 घंटे परंपरागत हिंदी के लिए मिलते हैं, और आधा घंटा, लास्ट का जो आधा घंटा होता है वो आपको ये 30 शब्दों के लिए मिलता है, जिसका कि 60 अंक आपको मिलता है। ठीक है। आगे अब जो तीसरा पेपर होता है हमारा वो हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध में जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का एक ही पैटर्न है, चाहे वो पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे वो आरओ की एग्जाम हो, कि आपको 3 ग्रुप दिए जाएंगे, और 3 ग्रुप में से आपको प्रत्येक ग्रुप में से एक एक ऐसे छांटना पड़ेगा। ठीक है। यहां पे भी हम यही देखते हैं, लिखा भी है कि 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा। अब प्रश्न उठता है कि शब्द सीमा क्या है, तो आरओ के लिए लगभग
700 शब्द की शब्द सीमा दी गई है, तो प्रत्येक ऐसे आपको 700 शब्द में लिखना है। तो 3 हो गए तो 2100 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो पहला हमारा ग्रुप है साहित्य और संस्कृति, ठीक है, यहां से एक ऐसे आएगा, फिर है सामाजिक क्षेत्र और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। मतलब इन 3 में से आपको एक ऐसे आपको लिखना है। फिर हम दूसरा चलते हैं। दूसरा जो हमारा ग्रुप है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें से भी आपको एक ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। यहां पे भी आपको कुछ मात्रात्मक अशुद्धियां मिलेंगी, उस पर माइंड मत करिएगा। ठीक है, यहां से भी आपको एक ऐसे लिखना है। तो कुल मिला के 9 ऐसे आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो है 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है प्रीलिम्स परीक्षा की क्या कट ऑफ जाएगी, फिर मैंने आपको बता दिया है कि भाई सिलेबस, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कट ऑफ गया है, ठीक है, पिछली प्रीवियस ईयर के एग्जाम का, वो कितना है। तो मैं आपको सारा कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो है जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, एससी का करीब 6-7 अंक मुख्य परीक्षा में कट ऑफ कम रहता है, इसी प्रकार से एसटी का करीब 8 अंक नीचे रहता है, और महिलाओं का करीब 10 अंक जो है नीचे रहता है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक जनरल या ओबीसी का कट ऑफ में यहां पे डिस्कस करे दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया ये लग जाए कि भाई कितने अंक हमारे होने चाहिए, तब जाके हम एक सीट के बारे में इस परीक्षा में सोचें। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पिछली प्रीवियस ईयर के जो मेंस परीक्षा हुई है कि उसकी कट ऑफ क्या है। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कट ऑफ बताता हूं, पूरी कट ऑफ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना अंक हम इस परीक्षा में अर्जित करें, तब जाके हम एक सीट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 एग्जाम हो चुकी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम मुख्य परीक्षा कट ऑफ की, जो पिछली एग्जाम्स के हमारे सामने है। ठीक है, तो 2010 की परीक्षा से स्टार्ट करते हैं, फिर एक उसके बाद में 2013 की परीक्षा हुई थी, फिर उसके बाद में 2014 की परीक्षा हुई है, और उसके बाद में 2017 की परीक्षा हुई है। ठीक है, तो ये एग्जाम हमारे पास में हुई हैं, जिनसे हम अपनी स्ट्रेटजी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2010 की परीक्षा में जैसा कि आपको पता है सीट्स काफी कम थी। ठीक है, तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 285 अंक गई थी 400 में, और जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 278 गई थी। ठीक है, इसके बाद में 2013 की मुख्य परीक्षा हुई है, और 2013 की जो मुख्य परीक्षा में जनरल की जो कट ऑफ है वो 283 है, और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 277 है। 2013 की परीक्षा में सीट्स के बारे में आपको एक आइडिया देता हूं कि 412 सीट्स थी। ठीक है, तो तब ये इतनी कट ऑफ गई थी 283 जनरल की,
और 277। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ की जब भी हम बात करते हैं तो मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम से मतलब होना चाहिए। मिनिमम वो पॉइंट होता है जहां से आप इंटर करते हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में जनरल की कट ऑफ गई है 289। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 283। तो इनमें आप देख रहे होंगे करीब कितना डिफरेंस है। जैसे प्रीलिम्स में ओबीसी और जनरल में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मेंस में आप देख सकते हो करीब 7 अंक का, और इसी प्रकार से इसमें 6 अंक का, फिर यहां पे अगेन 6 अंक का। अब 2017 एग्जाम जैसा कि आपको पता है रिजल्ट आ चुका है और अब ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। इसकी कट ऑफ कितनी गई है आयोग ने अभी इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आप एक, क्योंकि इसमें सीटें काफी थी, ठीक है, लगभग 800 के करीब सीटें थी, लेकिन फिर भी ना आपको पता है ना हमें पता है, एक अंदाज हम लगा सकते हैं कि करीब 290 जनरल की कट ऑफ गई होगी और 200 या 83 या 84 ओबीसी की कट ऑफ गई होगी। और कट ऑफ के बारे में हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया एससी की कट ऑफ करीब 15 से 17 अंक नीचे रहती है और एसटी की कट ऑफ 18 से 20 अंक नीचे रहती है। ठीक है, और महिला की तो खैर ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इसी एक एवरेज में 18 से 20 अंक महिलाओं की भी कट ऑफ रहती है। तो ये आप और कहीं से भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो प्रीवियस एग्जाम्स की मैंने जो कट ऑफ आपके साथ में शेयर करी है, उससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें 2016 की एग्जाम में हमारे पास टोटल सीट्स हैं 361। ठीक है, अब 361 सीट में कट ऑफ हम कितने अंक लाएं जिससे कि हम एक सीट यहां पे प्राप्त कर सकें। आप देख रहे होंगे कि जो भी कट ऑफ जा रही है वो 280, 85, 83, 89 इसी क्रम में जा रही है। ठीक है, तो मिनिमम आप अगर अपना टारगेट बनाएं तो 290 तो आपका होना ही चाहिए। अगर 290 से आप कम बना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि फिर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं कि 200 अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। ठीक है, तो 290 अंक में सबसे पहले जो आपका होना चाहिए, पहला जो पेपर है आपका सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में 120 अंक का 120 अंक के 120 प्रश्न आते हैं। तो इसमें जीएस में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा जो है दूसरों से वेटेज नहीं ले सकते। 120 अंक में, वो भी नेगेटिव मार्किंग के दौर में, आप कितना कर सकते हो। तो आपका जो रेंज है वो 90 से 100 अंक के बीच में है। अब जितना आपका अच्छा तैयारी होएगा उतना आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन मतलब किसी भी एंगल में अगर आप 90 से कम ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीएस में दूसरे लोगों से पीछे हो रहे हो। ठीक है, तो अब सामान्य अध्ययन में 90 अंक कैसे लाए जाएं, मुद्दा ये है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जो प्रीलिम्स अभी हुआ था कि आपका जीएस कैसा है। तो मेरा बस मैं 2-3 सुझाव आपको दूंगा कि भाई जीएस हम 90 अंक कैसे लाएं। ठीक है, तो इसमें मेरा बस आपसे ये है कि जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ाई करी है तो
वही, कोई भी आपको नई किताबें नहीं पढ़नी है, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं, जो भी आप अभी तक अपना पढ़ रहे हो। मैं पर्टिकुलर जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मेरा जो प्रीलिम्स का वीडियो मैंने 2-3 महीने पहले डाला था, तो आप उसमें डिटेल में देख सकते हो है कि पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे चूंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं तो हम वो फिर से पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा कि 90 अंक मिनिमम आपको लाने हैं। अब 90 अंक मिनिमम आप कैसे लाओगे, तो जो भी आपके सेगमेंट हैं, जैसे सामान्य विज्ञान, ठीक है, तो आप सामान्य विज्ञान पे जहां से आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हो वहीं से आप यहां से भी पढ़ सकते हो। भारत का इतिहास, ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आजकल जो आयोग अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, मिडिवल इंडिया से आ रहे हैं, फिर एंशिएंट इंडिया से। तो आप मॉडर्न और मिडिवल को ज्यादा थोड़ा फोकस करिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में शामिल हो गया। फिर पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी आपको पता ही है, सिंपल सा सेक्शन है, और पॉलिटी का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर आपने एक बार इस पे अच्छी पकड़ बना ली तो आपके फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सही होने हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। फिर है भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, ये वाला जो आपका सेगमेंट है ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको थोड़ा मैगजीन और न्यूज़पेपर का सहारा लगातार लेना पड़ेगा। इसे इग्नोर मत करिएगा क्योंकि इसमें चीजें ऐड होती रहती हैं, आप पिछली तैयारी के भरोसे इसमें नहीं रह सकते। अब यहां पे आप इन सारी चीजों के लिए क्या पढ़ें, यहां पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं कि एक घटना चक्र की आती है अर्थ की, 2020, ठीक है, इस मैगजीन को आप जरूर पढ़ें। और जो आप करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन पढ़ते हो उसका अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन और ये अर्थ की 2020 वाला सेक्शन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर हमारा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में आपको पता ही है कि आप घटना चक्र से पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, जहां से आपके जो नोट्स हो आप वहां से देख लीजिएगा। फिर है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण घटना चक्र का भी आता है, परीक्षा वाणी का भी आता है, जो आप पहले पढ़ चुके हो प्रीलिम्स में, आप वहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर बात है विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, तो ये भी फिर से मैं कहूंगा कि जहां से आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हो वहीं से मेंस में भी पढ़िए, क्योंकि प्रीलिम्स में 140 क्वेश्चन आते हैं, यहां से 120 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप पढ़िए, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, करंट अफेयर्स, यहां पे बस एक सुझाव है कि आप कम से कम 2 मैगजीन जरूर पढ़िए, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न इसमें गलत ना हो, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये तो अगर अच्छा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि 120 प्रश्न में अगर आपके 5-10 प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाते हैं तो आप दूसरे लोगों से फिर वेटेज नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपका बढ़िया है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल जीरो हो, प्रीलिम्स में आपको पता चल चुका होगा, तो आप इस पे थोड़ा आज ही से आधे घंटे 1 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, तो उत्तर प्रदेश के लिए चूंकि हम ये उत्तर प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पे तो हमारी विशेष तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक पतली सी मैगजीन आती है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वाणी प्रकाशन की आती है, 120 पेज की करीब, तो आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं तो कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तो जीएस में, फिर लास्ट में जीएस में आपको कुछ नया नहीं करना, इन शॉर्ट जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा बस आप उसी को पढ़िए। बस 2 चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर दीजिए कि एक करंट अफेयर्स पे और दूसरा जो इकोनॉमिक्स के डेटा हैं उसके लिए भी मैंने आपको मैगजीन बता दी है, अर्थ के 2020, आप वहां से देखेंगे तो काफी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज जीएस के बारे में और कि जीएस एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आरओ की परीक्षा में आप अंदर नहीं होते हो। अंदर नहीं होने का मतलब यह है कि अगर आपका जीएस चाहे जितना अच्छा हो
और आप आज ही से 3 महीना क्यों ना पढ़ने लगो। तो इसमें वो दम नहीं है कि आपको आरओ की एक पोस्ट दिला पाए। क्यों? क्योंकि जो भी इस परीक्षा में शामिल हो रहा तो उसका जीएस ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है, और वो 90 के करीब तो रहता ही है, और जिसका बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो 100 के करीब रहता है। तो 10 नंबर से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहां पे बस मेरा सुझाव यही है कि आप 90 और 100 के बीच में रहिए। और 90 और 100 के बीच में आप कैसे रह सकते हो कि जो आपने प्रीलिम्स में तैयारी करी हो उसी को आप 2-3 बार और रिवाइज कर लीजिए। जो करंट सेगमेंट हैं, करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, जनसंख्या नगरीकरण, ये आप सेगमेंट थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा पर्यावरण में भी अपडेशन होते हैं, और आप जो पुराना आपका पढ़ा है उतना ही पढ़ के आप चले जाओगे तो 90 प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो ये फोकस करने वाला कोई एरिया नहीं है, ठीक है। ये बस लोगों के साथ में रहने का एक तरीका है कि आप 90 तो आपके होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन। अब हम यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आरओ की परीक्षा में आप 2 ही तरीके से सिलेक्ट हो सकते हो। पहला कि आप जो है हिंदी पे फोकस कर दीजिए। हिंदी पे फोकस क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदी में 160 अंक होते हैं, ठीक है, और 160 अंक आपको हिंदी दिलाती है। तो 400 में आप 160 अंक का वेटेज देख लीजिए, ठीक है, तो 40% करीब बना जाके। तो सारा एक तरफ और 40% एक तरफ। और हिंदी में एक चीज और अच्छी है कि 160 अंक में 80 नंबर का जो प्रोपोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, और जो 80 अंक का है वो सब्जेक्टिव नेचर का है। तो 80 में अगर आप, अभी हमारे पास करीब 83-84 दिन है, ठीक है, इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए 22 दिसंबर से आप सभी को पता होगी। अगर हम आज ही से लग जाएं तो 80 दिन में जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है हम 80 का 80 कर सकते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं तो 78 अंक तो कोई भी ला सकता है, लेकिन बशर्ते उसकी शर्त एक ही है कि वो आज से ही 83-84 दिन सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस करे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पे कि भाई 160 अंक में कि आप कैसे मैक्सिमम अंक लाएं, ठीक है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो शीर्षक 3 नंबर का होता है, ठीक है। अब किसी भी गद्यांश का शीर्षक ढूंढना या बताना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो शीर्षक का मतलब है या तो गद्यांश की आगे के 3 लाइनों में होएगा या पीछे की 3 लाइनों में होगा। और अगर ये भी नियम फेल हो जाता है तो आप पूरे शीर्षक को पढ़िए, उसकी जो भी सेंट्रल थीम है वो आपका शीर्षक होना चाहिए। सेंट्रल थीम का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो लेखक है वो किस चीज पे फोकस कर रहा, ठीक है, पहला नियम ये होता। दूसरा नियम शीर्षक का क्या होता कि शीर्षक 3 या 4 शब्दों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल थीम वाला होना चाहिए, और 3 से 4 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये 2 प्रिंसिपल यहां पे लगा देते हो तो 3 में, हिंदी की अच्छी बात है कि यहां पे गणित के तरीके से नंबर मिलते हैं। अगर आपने चीजें सही कर दी तो इसमें 3 में आपको 3 अंक मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब सारांश में शॉर्ट में बात करते हैं कि सारांश होता क्या है। सारांश जो भी आपको ये गद्यांश दिया है वो किसके बारे में लिखा जा रहा, ठीक है, आप उसे अपने शब्दों में सारांश में लिखना रहता है। आप सारांश में आप जो है 1/3 से लेके 1/2 तक आप उसे लिख दीजिए अपने शब्दों में, बस वो भाषा नहीं होनी चाहिए जो गद्यांश में है। अब ये आपका 6 अंक का होता, और अगर इसे आप सरल, संक्षिप्त और अपने भाषा में लिख दिए और शब्द सीमा में 1/3 से लेके 1/2 तक, तो आपको 6 में से 4 अंक तो मिलने हैं, ठीक है। अब बचता है 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि ये आपका होता है 12 का। 12 में 3 है तो 4, 4 और 4। अब ये भी रेखांकित अंशों की व्याख्या बहुत सिंपल होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो पंक्तियां आपको इस में से अंडरलाइन की हुई हैं कि उसे आपको व्याख्या करना रहता है। व्याख्या क्या होता है, जैसे आप लोग ऐसे लिखते हो तो ऐसे में आपको 1 लाइन दी जाती है,
ठीक है, और उस पर आप फिर 700 शब्द लिखते हो। तो ऐसी व्याख्या होती है कि व्याख्या में आपको 1 लाइन या 2 लाइन मिलेगी, उसका आपको करीब 4 से 5 गुना ज्यादा कर देना है। 1 लाइन का आपको 5 लाइन में बदल देना है। और इसमें 3 चीजें होती हैं व्याख्या में। ये एक कोड वर्ड है, ठीक है, कि किसी भी व्याख्या का एक संदर्भ होएगा कि किस संदर्भ की बात करी जा रही है, और दूसरा फिर उसका एक प्रसंग होएगा, और तीसरा कि उसकी आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न पे लिख देते हो तो 4 में आपको 3 अंक तो मिलने हैं। तो यहां से अगर आप देखो तो अगर आपको 3 अंक भी एक व्याख्या में मिलते तो 3 3 3 9 और ये 4 मिलते हैं तो 13 और 3 16 अंक। अब इसका मतलब हुआ कि आप 21 में 16 अंक यहां पे ला सकते हैं। बहुत सारे लोग लाए हैं, ठीक है, आपके भी आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर दूसरा हम चलते हैं, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सारलेखन। अब टेबुलेशन की बात करते हैं। तो टेबुलेशन क्या है, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें आपको समझनी चाहिए कि टेबुलेशन आपको सरकारी पत्र का करना है, ठीक है। तो सरकारी पत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सरकारी पत्र होता क्या है, ठीक है, तभी आप उसे सारणी रूप में अच्छे से लिख पाओगे। इसकी सबसे अच्छी चीज यह है कि सारणी रूप में सार लेखन 15 अंक का आता है, ठीक है। और 15 अंक आपको पाना मतलब, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी भी दिन सिर्फ 15 मिनट बैठ जाओ, ठीक है, किसी अच्छी बुक से, किसी अच्छे टीचर से या किसी से भी, तो टेबुलेशन सिर्फ 15 मिनट में समझने वाली चीज है। क्योंकि इसमें सिर्फ 6 या 7 जो है हेडिंग्स होती हैं। बस जो भी आपको कुछ अपने दिमाग से नहीं करना है, एक निश्चित फॉर्मेट है, उसी 7 हेडिंग में एक टेबल बना के उसमें आप सरकारी पत्र से चीजें उठाइए, टेबल बना के उसी में डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो आपके 15 में यहां से करीब कम से कम 12 से 13 नंबर तक लोगों के आते हैं, ठीक है। गिरी से गिरी हालत में अगर आपका थोड़ा कम अच्छा भी जाता है तो 10-11 नंबर तो आपके किसी ने नहीं, और ये हार्डली मैटर है 10 से 15 मिनट का, ठीक है। तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, पहले प्रश्न पे और फिर दूसरे प्रश्न पे। हाँ, दूसरे प्रश्न में ये जरूरी है कि आप कुछ किताबें पढ़ोगे तो वहां पे फॉर्मेट सही नहीं होएगा, ठीक है। तो ये आप मतलब यहां पे ये चुनौती रहती है हिंदी में कि आपको कभी ये नहीं पता रहता कि जो चीज से आप पढ़ रहे हो वो पुस्तक आपको अंक दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, ठीक है। तो इस पे जब भी आप टेबुलेशन का फॉर्मेट बना रहे हो तो वो 1-2 जगह से मतलब उसे क्रॉस वेरीफाई कराने की जरूरत है कि हाँ भाई हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है पत्राचार का, तो पत्राचार 24 अंक का आता है, पहले ही बता चुका आपको मैं। 24 में 3 कैटेगरी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहले में शासकीय एवं अर्थशासकीय, ठीक है। तो इन दोनों में से कितना सिंपल है कि इन दोनों में से ही हर बार आएगा कोई एक फॉर्मेट, और वो आपका 8 अंक का आएगा। शासकीय एवं अर्थशासकीय कभी भी अगर आप आधा घंटा अपना देते हो, ठीक है, तो ये दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चीजें सेम होती हैं। तो 8 नंबर और 8 नंबर में यहां पे लोगों को 7 नंबर तक मिलते हैं, ठीक है। ये मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का काम है किसी एक दिन का। फिर आपका कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। यहां पे मैं आपको बता रहा कि जब भी आप लेटर पढ़ रहे हो,
तो लेटर में सबसे आपने देखा होगा कि आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता कौन सा लेटर पूछा जा रहा और आप कौन सा लिख के आ गए। क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी आप स्थिर दिमाग से ये नहीं मतलब सोचते हो कि ये जो लेटर हम पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हर लेटर का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। आप सबसे पहले उसे समझो कि शासकीय पत्र लिखा क्यों जा रहा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं कि जो भी सरकारी काम होता है उसका 90% काम जो है सरकारी पत्र में होता है। ठीक है, अब अर्धशासकीय पत्र क्या है? अर्धशासकीय पत्र सिंपल इतना होता है कि इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, जब एक आईएएस दूसरे आईएएस से अनौपचारिक कुछ वार्ता करता है, अनौपचारिक ये नहीं कि वो अपने घर की बात करने लगेगा, ठीक है, वो शासकीय हित में ही कोई ना कोई बात करेगा, तो वो यहां पे अपना डीओ लेटर लिखता है। तो ये इसे हम अर्थशास्त्रीय पत्र कहते हैं। हम बात कार्यालय आदेश ज्ञाप और परिपत्र, थोड़ा सिंप्लीफाई आपके लिए कर रहा। कार्यालय आदेश का मतलब क्या है? कार्यालय आदेश का मतलब है कि आप किसी न किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सेंट्रल की जब हम बात करेंगे तो वहां पे जो है मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होते हैं, और जब आप स्टेट की बात करते हो तो वहां पे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे चाहे हम मिनिस्ट्री की बात करें चाहे डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां के जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो पत्राचार होता है वो सारा कार्यालय आदेश के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा इसका प्रोफार्मा होता है। फिर ऐसे कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र जो है, परिपत्र का मतलब ये आपको पढ़ने ही नहीं है। पढ़ने नहीं से मतलब क्या है कि परपत्र कुछ होते ही नहीं है। परपत्र का मतलब है कि जो आप यहां पे शासकीय पत्र पढ़े हो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को भेजा जा रहा तो वो शासकीय पत्र है, और वही जब बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा जा रहा तो परिपत्र है। तो इसका जो फॉर्मेट है और शासकीय पत्र का फॉर्मेट है वो 99% डिट्टो सेम होता, बस उसमें जो है वो शासकीय पत्र होता है। जब परपत्र में बस एक चीज ध्यान रखनी रहती है कि जब हम परपत्र लिखेंगे तो उसका हेडिंग होएगा सबसे ऊपर, वहां पे हम परपत्र लिखेंगे, बस एक ही अंतर होता। फिर हम बात करते हैं विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक का। पहले बात करते हैं अनुस्मारक का। अनुस्मारक भी अपने आप में कुछ नहीं होता। अनुस्मारक को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर किस चीज का? पहले आपने हो सकता कोई शासकीय पत्र लिखा हो, ठीक है, उसके एवज में आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा, जो आपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो आपको नहीं मिली, तो आप उसी का एक रिमाइंडर डालोगे। अब रिमाइंडर किसके पर्सपेक्टिव में डालोगे? पुराने लेटर के। तो इसका फॉर्मेट अनुस्मारक का आपका शासकीय पत्र के फॉर्मेट में ही होएगा। अगर आपने कोई विज्ञप्ति करी है, कार्यालय आदेश किया है, तो रिमाइंडर आप उसी के फॉर्मेट में दोगे। ठीक है, तो ये अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिपादन, आप जैसे ही ये 3 पढ़ोगे तो यहां से फिर आपको एक प्रश्न आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये तीनों यहां पे आप 24 नंबर में गिरी से गिरी हालत में 18 नंबर, और अगर आप थोड़ा सही फॉर्मेट आप पा गए, ठीक है, आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, तो यहां पे आप 21 नंबर तक ला सकते हो। अब बात करते हैं शब्दावलियों की, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, इनकी। तो ये हमारा यहां पे पोर्शन था ट्रेडिशनल वाला, ठीक है, और ये हमारा पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का। यहां पे आपको अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द दिए जाएंगे, अंग्रेजी में दिए जाएंगे, उनको आपको सिर्फ हिंदी लिखनी है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आप हिंदी में आपको दिए होंगे 5 शब्द, और आपको उन्हें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना रहेगा। यहां पे 10 शब्द आपके पास हैं, 10 हिंदी, 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के, तो 10 शब्द 20 अंक। अब यहां पे बस यहां पे थोड़ी सी मेहनत आपको लगती है, क्या कि भाई हम कितने शब्द रटें जिससे कि हमारे सारे हो जाएं। यहां पे मैं छोटा सा आपको 1-2 ट्रिक दूंगा कि जहां से आपकी थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाएगी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। यहां पे आपको कम से कम
अच्छे 500 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपके 10 यहां से शब्द कवर होंगे और तब आप 20 अंक में 20 अंक ला पाओगे। एक ये है कि जो भी आप हिंदी में पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे अभी आपने 9-10 लेटर पढ़े, ठीक है, तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ो कि भाई जब हम अर्थशास्त्री पत्र की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्री पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश की बात कर रहे हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिपत्र की बात कर रहे हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो भी चीज आप अपने दिमाग में ये घुमाते रहो कि जो भी चीज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जो चीज इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। मैं अगर आप इतना कर लेते हो तो इसमें मतलब मुझे लगता है कि आप 10 शब्द में अगर 500 अच्छे शब्दों पे आपकी पकड़ बन जाती है तो कम से कम 9 शब्द आप कर लोगे। 9 का मतलब होता है 18 अंक। अब है मुहावरे, लोकोक्तियां, केवल 5, तो ये भी 10 अंक के आते हैं। यहां पे अब ये होता है कि भाई 5 के लिए आपको कम से कम 300 से 400 लोकोक्तियां एवं मुहावरे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 5 उसमें आएंगे, ठीक है। तो इसका कोई मतलब जादू वाली बात नहीं है कि आप जो भी 2 अच्छी सी पुस्तकें हैं, मैंने लास्ट टाइम भी पुस्तकें बताई थी, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, कि आप 2-3 पुस्तकों में जितने भी दिए हों, ठीक है, उन्हें आप 3-4 बार पढ़ लीजिए। तो आप यहाँ पे मतलब ये इतने सिंपल तरीके के होते हैं, अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो तो ये फिर आपके 5 के 5 सही हो जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर ज्ञान। इसमें आपको क्या करना है कि अभी का जो ट्रेडिशन है वहां पे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, है? 2-2 अंक के। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है कि भाई एक तो वैसे ही कुछ लोग कंप्यूटर से दूर रहते हैं कि क्या किया जाए ना किया जाए। तो इसमें बहुत सिंपल है, जैसे 1-2 बुक हैं, जैसे आप लुसेंट की एक बुक आती है, उसमें कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि जो भी हमारे रोजमर्रा में कंप्यूटर का ज्ञान जो हमें चाहिए, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सुपर कंप्यूटर के क्या मतलब प्रयोग हैं, ठीक है, 5G क्या होता है, 4G क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, ठीक है, आप मतलब एक 10-20 क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उन्हीं का अपने शब्दों में आंसर लिख लीजिए, 20 से 30-40 शब्दों का। तो आपको 5 में कम से कम 3 या 4 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, है? पहले तो क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे, फिर उनका आंसर कहीं से नेट वगैरह से आपको लिखना पड़ेगा। आजकल काफी चीजें चल रही हैं कि भाई फिशिंग क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, साइबर एक्ट क्या है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो 10 अंक। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये हमने आपको 100 नंबर का बता दिया। अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है तो आपका इस 100 नंबर पे फोकस होना चाहिए। अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपके जो है 50 से 55 अंक आएंगे। अगर आपने कहा कि नहीं मैं कर लूंगा, कर लूंगी, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे और जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और जब मैं आपसे कह रहा कि आपको जो फोकस करना है वो इसी 100 नंबर पे करना है, और अगर आप जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप फोकस कर लो तो मेरी जानकारी में यहां पे 70 से 75 अंक, ठीक है, आपके इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मैंने बताया है, आपके आ जाएंगे। और ये जो 20 नंबर हैं, तो 20 नंबर आप कहीं से भी मेकअप नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप इसी तरीके से मेकअप कर सकते। तो आज ही से अगले 83-84 दिन में आपको जो मेहनत करनी है, ठीक है, उस मेहनत का कम से कम आप 1/3 मेहनत
यहां पे करिए, जिससे कि आप 70 से 75 अंक ला पाए, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पे दिक्कत महसूस करते हैं और वो जो है उन्हें दिक्कत होती है यहां पे, और फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो 50, 55, 60 में उनके अंक आते हैं। ठीक है, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आप इस 100 नंबर पे फोकस करिए। ठीक है, 1/3 अपनी मेहनत का 1/3 टाइम कम से कम इस चीज पे दीजिए। ठीक है, ये निश्चित तौर पे आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ाएगी। अब हम बात करते हैं सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। यहां पे मेरा आपसे यह कहना होगा कि प्रीलिम्स में आपको पता चल चुका होगा कि आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप 50+ हो, ठीक है, अगर आप 50+ हो मतलब आप सही हो, है, नेगेटिव मार्किंग में प्रीलिम्स में 60 में 50+ सही है। करने वाले यहाँ पे 55, 56, 58 तक जाते हैं, लेकिन अगर आपका 50+ है तो मैं कहूंगा सही है। ठीक है, इसे आप 50 से बढ़ा के 56 तक करिए। ठीक है, और उसके लिए फिर से वही चीज है कि अधिकतर जो गलतियां होती हैं वो इसमें मैक्सिमम गलतियां नहीं होती हैं, स्मूथली निकल जाता। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में एक आधा गलती आता है, तो थोड़ा इस पे फोकस करिए। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तत्सम एवं तद्भव, ठीक है, ये भी एक रटने वाला है, यहां पे भी निकल जाता है। अब विशेष एवं विशेषण, यहां पे आप लोग कुछ करते हो प्रॉब्लम फेस, तो यहां पे फोकस करिए। तो मेरा आपको सुझाव यह है कि आप वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और विशेष एवं विशेषण, यहां दो चीजों में फोकस करिए, चाहे कितना आपका क्यों ना अच्छा हो। ठीक है, तो आप 50 से 54 या 56 वाली रेंज में पहुंच जाओगे। और यहां पे 5-6 नंबर का वेरिएशन आता है। जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव में बहुत बढ़िया है, ठीक है, समझ के रट के बैठे हैं, तो वो 56 से 58 यहां पे लाते हैं। और चूंकि ऑब्जेक्टिव है, यहां पे किसी की मनमानी नहीं चलती। अगर आपने सही टिक कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको नंबर आने ही आना है। अब तो इसका कोई विकल्प नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसे रटिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हिंदी निबंध की। हिंदी निबंध, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पीसीएस या आरओ का एग्जाम दिया होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है, पीसीएस का ऐसे हो चाहे आरओ का ऐसे हो, ऐसे की थीम एक ही होती है। ठीक है, ऐसे एक आर्ट है जो धीरे धीरे आती है। अगर ये आर्ट आप में विकसित हो चुकी होगी तो आप अच्छा करोगे, और अगर नहीं हुई है तो फिर आपको ये विकसित करनी पड़ेगी। ऐसे का एक मैं आपको भूमिका बता दे रहा। इस एग्जाम में ऐसे की भूमिका ये होती है कि 120 अंक में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसे की बदौलत ही ये एग्जाम क्रैक हो जाता। ठीक है, अब वो 120 में 80 से 85 से 90 इतने अंक लाते हैं। ठीक है, और सामान्य आदमी जो है वो ऐसे में 75 अंक पे रह जाता है। तो मेरा आपको सुझाव यह है कि अगर आपका ऐसे बहुत बढ़िया है देन गुड, और अगर आपको थोड़ा भी लगता बढ़िया से मतलब बढ़िया, आप इसे मत समझ लेना कि 75 अंक आ रहे हैं आपके तो आपका बढ़िया है। ठीक है, ये तो एवरेज नंबर है, जिसका भी सिलेक्शन हो रहा या जो बॉर्डर लाइन पे जा रहा हो 75 अंक तो ला ही रहा। बढ़िया से मेरा मतलब है कि 2/3 नंबर से कम 80 नंबर, तब आप इसे बढ़िया मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको पता होगा कि वो आर्ट इनकलकेट हो गई आप में कि नहीं हो गई। हो गई तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो गई तो मैं आपको 1-2 टिप्स दे रहा, उससे आप थोड़ा करिएगा। पहली चीज तो ऐसे में ये दिमाग लगाइए कि भाई कितने प्रकार के 9 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है,
तो आप 9 टॉपिक में सबसे पहले ये सिलेक्ट करिए कि आप कौन से 3-4 टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 9 के 9 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओ। ठीक है, कोई भी नहीं कर पाता जब तक कि भाई आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। तो पहला नियम ये है कि आप 3 से 4 एरिया सिलेक्ट करिए जो 9 आपको दिए गए हैं। ठीक है, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 अभी नीचे आएंगे। तो इन 3 में से आप सिलेक्ट करिए कि सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा लगता। ठीक है, इसी प्रकार से इन 3 में आप करिए और फिर वैसे ही आप इन 3 में करिए। तो ये ऐसे में अच्छा अंक पाने की पहली स्ट्रेटजी है कि आप ये 9 पे तैयारी मत करिए गधे जैसा। ठीक है, थोड़ा सा घोड़ा बनिए, और घोड़े का मतलब है कि जो 9 सेगमेंट आपको दिए गए हैं उसमें से 3 से 4 आप सिलेक्ट करिए। आने ही आना है, ऐसे तो आने ही आना है। ठीक है, अब आपने 9 में से 3 एरिया सिलेक्ट कर लिए। फिर दूसरा ऐसे का नियम ये है कि जो भी, जैसे सपोज आपने ये खा सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो आप पहले प्राकृतिक आपदाओं पे एक अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि भाई नेचुरल कैलामिटीज होती क्या है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा। ठीक है, तो अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया और इसमें 6 टॉपिक बन रहे हैं। एक जनरल टॉपिक है कि प्राकृतिक आपदाएं, और फिर 5 स्पेशल है। तो आप कभी भी टाइम निकाल के इन 6 पे अपनी तैयारी करिए। अब आरओ में क्या होता है कि 40 अंक का ऐसे होता, आपके पास बहुत ज्यादा फैलने का स्कोप नहीं होता। आपको 600 से 700 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें कितना लिख पाओगे, आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो पहले तो ऐसे का ये होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा ऐसे लिखना नहीं आता, कि आप पहले ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है। इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर आपको ये कला अभी तक विकसित नहीं हो पाई, तो आप सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको तैयार करना है, आप उसकी मेन बॉडी पे काम करिए। ठीक है, मेन बॉडी क्या मतलब है कि यहां पे सिंपल शब्दों में जो आपसे पूछ रहा, उससे रिलेटेड आप समझ रहे हो, उससे रिलेटेड आप फैक्ट एंड फिगर वहां पे लिख दीजिए। अब ऐसे में कलाकारी क्या होती है, जहां पे अधिकतर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसे समाप्त कैसे किया जाए। तो इंट्रोडक्शन, आप इतनी सारी मैगजीन पढ़ते होगे, योजना पढ़ते होगे, कुरुक्षेत्र पढ़ते होगे, भूगोल और आप पढ़ते होगे, और डाउन टू अर्थ पढ़ते होगे। तो इन सब में आर्टिकल आते रहते हैं। अगर आपके पास 1-2 साल का कलेक्शन है, वहां पे ये टॉपिक भी आते रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, तो उसमें से आप सीधा डिट्टो, उसमें जो दिया जा रहा, वहां से आप इंट्रो रट भी सकते हो, और अगर आप समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और कंक्लूजन में कुछ नहीं है। कंक्लूजन में एक ही लाइन हर समय याद रखनी है कि दुनिया की कितनी बड़ी ही प्रॉब्लम आपको क्यों ना दे दी जाए। ठीक है, हर समय आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, और आपको ये बताना है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख दीजिए। तो बस ऐसे में यही होता। अब आपको ये ऐसे में करना है कि किसी भी हालत में 75 अंक से अगर आपके ऐसे में आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ऐसे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट चर्चा करते हैं 5 मिनट की, कि कम से कम 2017 की कट ऑफ अभी आई नहीं है हमारे पास में, तो हम कह नहीं सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन जनरल की कट ऑफ 290 अंक के करीब रही होगी। अब हमारा मुद्दा यह है कि ये 200 अंक आप कैसे लाएं। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा फिगर आउट करते हैं कि कैसे 290 अंक हम ला सकते हैं।
जीएस में 90 अंक आपको लाने हैं। अगर आप इससे कम ला रहे तो मामला थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब हिंदी में 2 ट्रेडिशनल और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में मेरा स्टार्टिंग से ही आपसे आग्रह रहा है कि आप ट्रेडिशनल पे फोकस करिए। यहां पे जितना आप मेहनत कम है और अंक निश्चित आने हैं, ठीक है। तो यहां पे कम से कम आप जो है 70 अंक का एक टारगेट अपने लिए सेट करिए कि भाई 70 अंक तो मुझे लाने हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया वहां पे आपके आ भी जाएंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव हिंदी, तो ऑब्जेक्टिव हिंदी में कम से कम 55-56 अंक आपके आने चाहिए, ठीक है। तब जाके कुछ बात बनेगी। अब आपका बचता है ऐसे, तो ऐसे 3 है, ठीक है। तो इसमें कम से कम अगर 75 नंबर, तो देखिए जो भी सिलेक्ट होने जा रहा वो ला ही रहा, लेकिन अगर आपको रैंक लानी है तो 75 नंबर से आपको थोड़े ऊपर लाने पड़ेंगे। अभी अगर हम जोड़ें, अगर हम अभी यही जोड़ लेते, ठीक है, तब जाके आपके 290 अंक बन रहे हैं। तो फिर से लास्ट में कि इतनी मेहनत यहां पे करनी है कि आप 90 अंक लाएं, ये इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि 70 नंबर आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां पे 70 नंबर नहीं ला रहे तो फिर आपको ऐसे में लाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ऐसे सब्जेक्टिव नेचर का होता है। सब्जेक्टिव नेचर मतलब ये कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है लेकिन सामने वाले को नहीं लग रही। आपकी नजर में ताजमहल बहुत अच्छा है लेकिन हो सकता है किसी की नजर में ताजमहल उतना सुंदर ना हो, ठीक है। तो आप यहां पे फोकस करिए। ये भी है सब्जेक्टिव जरूर, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है। क्यों? क्योंकि उसके खंड बहुत हैं। व्याख्या आ रही तो 4-4-4, फिर सारांश, फिर शीर्षक, इस तरीके से तो आप यहां पे ला सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव वाला तो ऑब्जेक्टिव है ही, ठीक है। तो यहां पे आप ला सकते हैं। ऐसे में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। यहां पे आपके 75 नंबर तो आने चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो यहां पे आपके और भी बढ़ सकते हैं। तो आप इसके और भी 300 तक जा सकते हैं अगर आपके यहां पे 85 अंक आ गए। लेकिन ये आपकी रैंक बढ़ाने में योगदान देगा, सिलेक्शन में नहीं, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए ये तो बेंचमार्क है जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है। उसके बाद में आप जो है, तो आज हमने बात करी आपसे कि सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। पिछले वीडियो की तरह फिर से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो कि अपनी कर रहे हो या किसी और की कर रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप कुछ ना कुछ अपना माइंड सेट ऐसा बना लो कि उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। 80 दिन दिखने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 80 दिन ज्यादा है। लास्ट बात ये होगी कि अगर आपको ये एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके माइंड में और सारी एग्जाम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आरओ की मुख्य परीक्षा में कोई भी लक फैक्टर काम नहीं करता है, ठीक है। आप जितना मेहनत कर लोगे 80, 83, 84 दिन में, उतनी ही आपकी सफलता आपके नजदीक आ जाएगी। और जहां आपने ये सोचा कि नहीं मुझे आईएएस भी देना है, पीसीएस भी देना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो फिर कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो अंत में यही सुझाव कि जो मैंने बताया है, अगर आपको ये सब चीजें सही लगे तो थोड़ा इन पे अमल करिएगा, आपकी सफलता आपके और करीब आएगी। थैंक यू।